नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है अनम शेख का। पाकिस्तानी रिएक्ट्स इंडिया ड्रीम कम ट्रू, पब्लिक फाइट हेटिंग इंडिया। अच्छा जी, क्या हो गया भाई? चलिए देखते हैं। अच्छा सर, सवाल है बेसिकली मेरा आपसे। इस टाइम अगर हम बात करें, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान ज्यादा डेवलप हो गया है या फिर हमारा पड़ोसी मुल्क भारत ज्यादा डेवलप है तो मेरा पाकिस्तान ही। अच्छा, वो कैसे? ज्यादा डेवलप हो रहा है। कैसे? ये देखिए हमारे पास कितनी सहूलतें हैं। अच्छा। ऑरेंज ट्रेन है, ये गरीब लोगों के लिए काफी फायदेमंद है। 35 रुपए में हम किराया देते हैं और वेल यानी कि ये हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं। तो इसमें और पाकिस्तान में क्या सहूलत हो सकती ये है? पाकिस्तान मैं का है? ऐसे हूँ जैसे यानी कि आउट ऑफ यूरोप में आ गया हूँ। अच्छा। ठीक है, माई कंट्री इन पाकिस्तान, वेल ब्यूटीफुल पाकिस्तान। पाकिस्तानियों के इस अदा पर मैं फिदा। पाकिस्तानियों के लिए पंजाब और पंजाब में भी लाहौर। इससे बाहर दुनिया नहीं, इससे बाहर पाकिस्तान नहीं, इससे बाहर पाकिस्तान नहीं। ऑरेंज ट्रेन कहां चलती है? सिर्फ लाहौर में। और भी कहीं है। बलूचिस्तान में कोई ट्रेन व्रेन ऑरेंज ट्रेन टाइप्स? खैबर पख्तूनख्वा में कोई ट्रेन व्रेन कुछ? ऑरेंज ट्रेन सिंध में? आपने कहा जी कि पाकिस्तान ज्यादा डेवलप है। आपको पता है कि भारत, बाकी ट्रेन सिस्टम छोड़ दीजिए, वो तो वर्ल्ड लेवल पे हम मुकाबला करते हैं। आपके पाकिस्तान तो आप रेस में भी नहीं हो, बेकार हो आप लोग। मेट्रो ट्रेन की बात, जो लाहौर ट्रेन आपने कही ना, ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन की श्रेणी में आता है। मेट्रो पता है हमारे पूरे देश भर में कहां कहां है? आपका तो देश इतना सा है, हमारा देश इतना बड़ा है। उसके बाद भी 12 से 13 शहरों में शुरू हो चुका है। जो मेट्रो है वो चल रही है, रनिंग है। और 7 से 8 शहरों में मेट्रो को या तो एक्सपांड किया जा रहा है, उस पर काम चल रहा है नए शहरों। पता है आपको? इसको कहते हैं डेवलपमेंट। अगर मैं कहूं कि सिर्फ मेरे नोएडा में एक मेट्रो चलती है और मेरा पूरा देश डेवलप है, दैट इज नॉट डेवलपमेंट। वो आप ये लॉजिक दे रहे हो कि लाहौर में मेट्रो आ गई, देखो ऑरेंज ट्रेन आ गई, देखो कितना डेवलप। नहीं, हमारे यहाँ कानपुर में भी मेट्रो, हमारे यहाँ लखनऊ में भी मेट्रो, हमारे यहाँ अहमदाबाद में भी मेट्रो, हमारे यहाँ मुंबई में भी मेट्रो। अब ये मैप पर देखते चलना, मैप देख के आपको पता चलेगा। दिल्ली में भी मेट्रो, नोएडा में भी मेट्रो, जयपुर में भी मेट्रो, बहुत जल्द जम्मू कश्मीर में भी मेट्रो पहुंच जाएगी। ये होता है डेवलपमेंट। एक शहर आपका डेवलप हो, इसका मतलब यह नहीं कि पूरा देश डेवलप है। हमारा भाई पूरा देश डेवलप नहीं है, लेकिन हां, हमने अपने ज्यादातर शहरों को और गांवों को डेवलप किया है। उसका इंफ्रा बढ़ाया है, बिजली, पानी, सड़क, नौकरियां, बिजनेसेस, सहूलियतें, ट्रांसपोर्ट। एक मिनट में आपकी सोच सामने आ गई कि आप लोग कितना निचले लेवल का सोचते हो। अरे बड़ा सोचो यार, थिंक बिग। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चल गई तो बड़े डेवलप हैं जी। आप क्या बात कर रहे हैं? फैसलाबाद में है क्या? फैसलाबाद में लोग नहीं रहते? क्या ये पाकिस्तान का मंसूबा है? ये पाकिस्तान के लिए सहूलतें हैं, अवाम के लिए क्या ये सहूलतें। पाकिस्तान का मंसूबा है? ये मंसूबा ही है जो हमने डेवलप किया है। सर, ये चाइना के, जी जी, ये तो चाइना का मुआयना कह रहे हैं ना, चाइना के का ऊपर मुआयना। बनाया है। लेकिन देखे चले सब कुछ ठीक है। चाइना ने अगर किया है तो इसलिए हमें भी फायदा हो रहा है। हमें फायदा है सर, लेकिन इसके ऊपर जो सूद है, कभी आपने सोचा है कि कहाँ ये कौन कौन लग सी रहा है। नस्ल तक आपकी देगी? वे काफी यानी कि हमें प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन जो हमारे हुक्मरान है ये उनको चाहिए था। अगर ये मेड इन पाकिस्तान अपना होता तो अपना आपको होता। फायदा होता, बहुत मुझे ज्यादा फायदा यानी होता। कि इसमें जो हमें यानी कि इनकम हो रही है वो हमारे पाकिस्तान में खर्च होनी थी। हाँ, अब जो हम इनकम ले रहे हैं उसमें ये है कि उनको ज्यादा फायदा हो रहा है, हमें कम फायदा हो रहा है, लेकिन जो हमारी आवाम है उनके लिए बहुत फायदेमंद है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं पड़ोसी मुल्क भारत पे। क्या आपको लगता है कि वो ज्यादा डेवलप है या पाकिस्तान से हमारा कम है? पाकिस्तान है वो अच्छा। इंडियन क्या चीज है, कुछ भी अच्छा, नहीं है। मतलब वो डेवलप नहीं नहीं हुई। है। अच्छा, अब मैं जाहिर है कि अभी मेरा कंट्री है। अच्छा, एक डेटा सर्च करिएगा कि ऑरेंज ट्रेन पर
ऑरेंज ट्रेन पर लाहौर में पर डे कितने लोग सफर करते हैं, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कितना आवाम को फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आप सर्च करिएगा कि दिल्ली मेट्रो में कितने लोग सफर करते हैं। दिल्ली मेट्रो में पता है रिकॉर्ड टूट गए हैं सफर करने के। अगर दिल्ली की जनसंख्या जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास है और उसमें से रोजाना अगर ट्रैवल लोग मान लो 50 लाख लोग करते हैं या 60 लाख लोग करते हैं, तो आप समझ रहे हो कितना बड़ा वहां की 50% 60% आवाज 50% आवाम जो है वो इसका फायदा उठा रही है। ऑरेंज ट्रेन में कितने लोग सफर करते हैं देख लीजिए। मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं देखिए मैं गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, मुझे गवर्नमेंट 1 लाख रुपया तनख्वाह दे रही है, तो मैं तो नहीं बुरा कह आपको 1 लाख मिलती है तनख्वाह? जी बिल्कुल। 1 लाख मिल रही है? 1 लाख सैलरी नहीं मिल रही, हम तो मजदूर बंदे हैं, हाँ, 30,000 से सैलरी ज्यादा नहीं मिल रही। ये तो हमारे आपकी कितनी सैलरी है? नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ। अंकल आपकी कितनी सैलरी है? मेरी 28,000। 28,000 है। अब अंकल एक मिनट अंकल का कहना है कि मुझे 1 लाख रुपया सैलरी मिल रही है, तो मैं मुल्क पाकिस्तान को कभी बुरा नहीं कहूँगा। बुरा तो ये भी नहीं कह रहे, बुरा कह रहे हो आप, लेकिन देखिए ना देखिए मैंने 87 में ग्रेजुएशन किया, उसके पास मुझे जॉब मिली। मैंने पूरी अपनी लाइफ यंग जो मेरी जनरेशन थी वो मैं पाकिस्तान के कितने साल जॉब किया? मैंने 36 साल अभी कंटिन्यू है। 36 साल के बाद 1 लाख रुपया हुई है जी देख ले जी, मैंने पूरी अपनी लाइफ गुजार दी है। अंकल जी एक वीडियो दिखाने लगी हूँ मैं आपको, ये वीडियो। 1 लाख रुपए मेरी तनख्वाह कब हुई थी? मैंने 2002 में जॉब नहीं 2003 में मैंने जॉब ज्वाइन की थी। पहली जो मेरी नौकरी लगी थी 2003 में लगी थी और शायद उस वक्त मेरी तनख्वाह थी 5,000 रुपए और 2004 में वो तनख्वाह बढ़कर हो गई थी 7,000 रुपए, 8,000 रुपए हो गई थी और 1 लाख मेरी तनख्वाह हो गई थी। 1 लाख मेरी तनख्वाह हो गई थी आई थिंक 2010 के अराउंड हो गई थी। 10 चलो नहीं 10 नहीं यार, अब याद ही नहीं आ रहा मुझे 1 लाख रुपए कब तनख्वाह आई थी। 2012 में हो गई थी शायद 12, हाँ 12 में हो गई थी 1 लाख रुपए, भारतीय रुपए में 1 लाख रुपए 2012 में, हाँ 12 में। तो 12 का मतलब हुआ कि 9 साल में जॉब शुरू की मैंने 5,000 से और 9 साल में मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए हो गई थी। 2012 में मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए थी। अगर मैं, हाँ 2012 में हो गई थी। तो मेरी तो नौकरी एक ये है ना डेवलपमेंट यार, कि मेरा देश कितना डेवलप हुआ कि 9 साल के भीतर मुझे 1 लाख रुपए तनख्वाह मिल रही थी भारतीय करेंसी में। इस वक्त अगर मैं पाकिस्तानी करेंसी में कर दूं तो इस समय 4 लाख रुपए मिल रहे थे मुझे पाकिस्तानी करेंसी में, और ये कब मिल रहे थे? 2012 में। अगर 2012 में भी पाकिस्तान का रेट देख लें तो तब भी डबल था, तो 2 लाख रुपए तो पाकिस्तानी हो ही जाते, या मान लो कि बराबर ही था। तो अगर 2012 में अगर किसी को पाकिस्तानी को 1 लाख रुपए तनख्वाह होती तो आज वो सोचो कितनी तनख्वाह पा रहा होता। इसको कहते हैं डेवलपमेंट। अब मेरे जैसे लाखों नौजवान थे जिन्होंने इस डेवलपमेंट का फायदा लिया है। देखिएगा ये पाकिस्तानी लड़का है जो कि हिंदुस्तान गया है जी जी, और वो वहां जाकर इतना ज्यादा खुश हो रहा है। वो कहता है कि मेरा जो ड्रीम है, मेरा ख्वाब पूरा हो गया है, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूँ। ये हिंदुस्तान के, ये आप देख सकते हैं दिल्ली में वो पहुंचा है और वो कह रहा है वहां पर जाके कि वहां पर जो सारी चीजें डेवलपमेंट जो चीजें नजर आ रही है वो मैंने पाकिस्तान में अभी तक नहीं देखी। क्या इंडिया आई डोंट लाइक, इंडिया आई डोंट लाइक, मैं उसको पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करते? मैं इसलिए नहीं करता कि मैंने यहाँ बचपन से लेकर पैदा हुआ हूँ। मेरा जैसा भी मुल्क है मेरा अपना प्यारा मुल्क है, वो जैसे मर्जी कर ले, मेरा अपना तो है ना। जो ये क्या लॉजिक हुआ? भारत मेरा देश है, मैं यहीं पैदा हुआ हूं, लेकिन जब मैं जापान को देखता हूं तो मैं कहता हूं यार क्या बढ़िया डेवलप किया है यार जापानियों ने अपने देश को। मैं तारीफ करता हूं जापान की। मैं क्यों नफरत करूंगा जापान से, और मैं क्यों नापसंद करूंगा जापान को? मैं सऊदी को पसंद करता हूं, मैं यूएई को पसंद करता हूं। जब दुबई देखता हूं तो लगता है यार क्या शहर बनाया यार, क्या बढ़िया काम किया वहां के जो लोगों ने। ये है मेंटालिटी का फर्क, कि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूं तो मैं, चूंकि भारत से मेरी दुश्मनी है तो मैं उसको पसंद नहीं करता। मैं नहीं करता पसंद, मैं नहीं करूंगा पसंद। ये मेंटालिटी है।
इस्लामाबाद के कुछ इलाकों को देखता हूं तो मुझे लगता है यार क्या बढ़िया इस्लामाबाद में कुछ इलाके बनाए हैं यार इन लोगों ने, छोटा सा ही है बट बढ़िया डेवलप किया, तो मैं तो उसको अच्छा कहता हूं। हाँ, पाकिस्तान से नापसंदगी की मेरी दूसरी वजह है, लेकिन डेवलपमेंट के मामले में अगर इस्लामाबाद में कोई अच्छी चीज बनी है, देखने में खूबसूरत लगती है, तो मैं उसको कहूंगा ना कि खूबसूरत है यार। या मैं पाकिस्तान को नापसंद करता हूं इसलिए कहूंगा नहीं 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 ये बेकार है यार, मैं नहीं करूंगा उसकी तारीफ। नहीं, ये हमारी सोच नहीं है, लेकिन असली आप लोगों की सोच यही अच्छा है। ये सहूलतें यहाँ मेरी, अगर फर्ज करें मैं इंडिया में होता तो मुझे जॉब नहीं मिल रही थी। वो क्यों? वो पता क्या है, क्योंकि मैं अकलियत में चला जाऊं, मैं आई एम मुस्लिम, मैं मुस्लिम था, वो अकलियत वाले थे, उन्होंने मुझे वहाँ तो बड़े बड़े मुस्लिम जो हैं वो बड़े बड़े वो सहूलतें नहीं मिल सकती, लेकिन वहाँ या वो काम में है, वो काम में है। इधर आए, क्या कह रहे हो आप? कम है, शर्म आती है आप लोगों पर, शर्म आती है आप लोगों पर कि आप लोग अपने इस्लाम को फॉलो नहीं करते। आपके इस्लाम में कहा गया है कि झूठ मत बोलो, अगर किसी बात की जानकारी नहीं है तो पहले उसके बारे में तलाश कर लो कि सच क्या है, लेकिन आप लोग सच तलाश नहीं कर, आप लोग फेक मुसलमान हैं, फर्जी मुसलमान। कोई साबित कर दे कि भारत में मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलती, या अरे आप जैसे मुसलमानों को नौकरी नहीं मिलेगी, इतने नफरती ऐसे। आमिर खान कौन है, सलमान खान कौन है, शाहरुख खान कौन है, अरबाज खान कौन है, सलीम जावेद कौन है, तबस्सुम कौन है, फरीदा जलाल कौन थी, ये मैंने बॉलीवुड की बताई कि देखो कितने लोगों को नाम मिला, शोहरत मिला, वो मुसलमान नहीं है क्या? और मैं अभी नाम बिठाने बैठूंगा, नौशाद का नाम लूंगा जो म्यूजिशियन थे, और बाकी मोहम्मद रफी, वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर, कौन है वो? मुसलमान नहीं थे वो। हमारी फौज में सेकंड नंबर तक पहुंचे हैं, एयरफोर्स के तो चीफ भी रहे हैं, एयरफोर्स के चीफ रहे हैं मुसलमान। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन, नसरुद्दीन शाह, इतने बड़े एक्टर हैं, नाम सुना होगा आप लोगों ने, उनके भाई हैं जमीरुद्दीन शाह, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए, हमारी फौज के बंदे। आर्मी चीफ से जस्ट नीचे वाली रैंक होती है, आपके यहाँ भी होती है ना लेफ्टिनेंट जनरल, जाके पता करो कितने ऐसे हिंदू हैं आपके यहां जो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक से रिटायर हुए हैं पाकिस्तान में। कौन ऐसा हिंदू है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स का चीफ बनकर रिटायर हुआ हो? मैंने तो गिनवा दिया ना मुसलमान रिटायर हुए। हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट, 4 हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुसलमान। आईएएस आईपीएस जो आपके यहां सीएस और जो भी होते हैं, जो कलेक्टर और डीएम बनते हैं, एसपी बनते हैं, लाखों की संख्या में मुसलमान है। क्या भाई, वो इस देश के रहने वाले हैं। मैं एक हिंदू हूं और एक मेरे बगल में अगर कोई मुसलमान खड़ा है, हम दोनों को सेम राइट्स हैं। रिलीजन के आधार पर हम दोनों के राइट्स में भेदभाव नहीं है कि ये तुम चूंकि हिंदू हो तो ये काम तुम कर सकते हो, और ये मुसलमान है तो ये नहीं हो सकता। आपके यहां है, आपके यहां रिलीजन के आधार पर यह बांटा गया है कि आपके यहां कोई प्रेसिडेंट जो है वो नॉन मुस्लिम नहीं बनेगा, कोई प्राइम मिनिस्टर नॉन मुस्लिम नहीं बनेगा, कोई आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इलेक्शन कमिश्नर का चीफ नहीं बनेगा। कह दो मैं झूठ बोल रहा हूं। तो मुझे नहीं पता कि इस मुल्क में सीक्रेट एजेंसीज के अंदर हिंदूज की यानी कि हायरिंग नहीं होती है, या जो जितना न्यूक्लियर इदारे उधर वहां पर हमारी हायरिंग नहीं होती है। आईन 73 का वो आपको इस बात की डिस्क्रिमिनेशन करता है कि आप इस मुल्क के सदर नहीं बन सकते, आप वजीर आजम नहीं बन सकते। तो कहने का मकसद कहीं नहीं, आर्मी चीफ नहीं बन सकता कोई हिंदू। आपको 4% अकलियत से क्या खतरा है कि आप मतलब इस तरह के कानून बना देते हैं कि जिसमें भाई मैं तो कितना भी बड़ा एक्टिविस्ट बनूं, कुछ भी करूं, वजीर आजम के लिए मैं सोच भी नहीं सकता होगा, सोचूं भी सही ना तो शहजाद कहीं ना कहीं पर लॉक लगा हुआ है, वो गेट्स बंद है मेरे लिए, वो दरवाजे बंद है। मुझे नजर नहीं आ रहा है कि मैं ये सोचूं कि मैं वजीर बन सकूंगा, सदर बन सकूंगा, इस फौज में मैं किसी आला ओहदे पर जा सकूंगा। ये मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं पर ज्यादती है रियासत। लेकिन हमारे यहाँ नहीं है, ये होता है असल बराबरी। क्या बात करते हो यार, इसलिए तुम्हारा ऊपर वाला भी नहीं सुन रहा, क्योंकि झूठे प्रोपेगेंडा करते हो आप लोग।
अगर ये आप वहाँ जॉब करते, इनको जॉब मिल सकती थी। अगर अपनी परफॉर्मेंस उधर ज्यादा भी दिखाते तो ये काफी भी हो सकती थी, 2 लाख भी हो सकती थी, क्यों नहीं हो सकती? हो सकती थी। क्या आपको लगता है वहाँ पर मुस्लिम जो हैं, क्या वहाँ पर वो जॉब्स नहीं मिलती उनको? वो क्या काफी मुस्लिम है जो वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, काफी बड़े ऑफिसर भी है। और वहाँ मोहम्मद शमी को देख लें, क्रिकेट में है, 3-4 और लड़के भी है। यहाँ हिंदू क्या आपको क्रिकेट में नजर आते हैं अंकल? आते हैं, कहाँ पे है? इधर तो नहीं है इधर ही पाकिस्तान, पूछ रही हूँ ना, इधर तो नहीं है। क्यों नहीं है? वो पता क्या है, इधर हिंदुओं की अक्सरियत नहीं है, थोड़ी है, लेकिन कम है, लेकिन वो मुमकिन है कि वो इस अहल नहीं होंगे तो उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता। अब अगर हिंदू यहाँ पर नहीं है क्रिकेट में तो वो इस अहल नहीं होंगे। अगर यही मुसलमान भारत के अंदर क्रिकेट में ना हो तो वहाँ माइनॉरिटी इशू है। वो से है, मेरी बात सुने, वो अपने लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं, मुसलमानों को बहुत कम तरजीह देते हैं। जो आप सूरत हाल है देखिए, वहाँ कितना परेशान है मुसलमान। 25 करोड़ मुसलमानों पाकिस्तान के, साबित कर दो कि भारत में मुसलमानों को कम तरजीह दी जाती है या मुसलमानों के राइट्स कम हैं, या जो राइट्स या जो सहूलियतें हिंदुओं को हासिल है वो मुसलमानों को नहीं है। जो कहोगे वो मान लूंगा, जो कहोगे वो मान लूंगा, समझे? नहीं कर पाओगे, यहां भी मारे जाओगे क्योंकि हम झूठ नहीं बोलते, प्रोपेगेंडा नहीं करते। हमारे आईबी के चीफ तक मुसलमान रह चुके हैं। आईबी, हमारे इलेक्शन कमिश्नर मुसलमान रह चुके हैं, एसवाई कुरैशी साहब। अरे मैं गिनाने बैठूंगा तो लाखों लोगों की लिस्ट है यार, करोड़ों की लिस्ट होगी। क्या बात करते हो? और मुझे बार बार जो मैंने नाम लिया ना, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन का, मुझे उनकी बात याद आती है। उन्होंने, मेजर गौरव आ रहा है के साथ उनका इंटरव्यू था और उन्होंने एक बात कही थी कि जो उनके फादर भी आर्मी में थे और जब पार्टीशन हुआ तो अंग्रेजों ने कहा उनके फादर को कि देखो मुसलमानों के लिए कंट्री बन रही है, इस्लाम के नाम पर कंट्री बन रही है, तुम वहां पर चले जाओ, तुम मुसलमान हो। उन्होंने क्या जवाब दिया था उस वक्त, जरा सुनिए। मेरे पिताजी जनरल सैयद मेहदी हसनैन उस वक्त कैप्टन जब आर्मी के अंदर आए थे तो फर्स्ट गढ़वाल राइफल्स में आए, और लाहौर के स्टेशन पे उनके कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मकलेन, जहां तक मुझे याद है उनका नाम, तो वहां पर लाहौर में जब इंजन बदलने के लिए रोका स्पेशल ट्रेन को, तो उनके कमांडिंग ऑफिसर ने उनसे पूछा बुलाकर अपने कंपार्टमेंट में कि भाई बंटवारे के अंदर आप क्या चाहेंगे, किसी मुस्लिम यूनिट के साथ, मुस्लिम रेजिमेंट के साथ पाकिस्तान आर्मी में जाने की? मैंने पिताजी सुनते रहे, फिर उन्होंने अपना जवाब दिया। उनको जवाब जो था बहुत ज़बरदस्त, वो जवाब था कि मुझे नहीं मालूम कि मेरा ख़ानदान जो है, परिवार जो है, वो क्या सोच रहा है। मैंने सोच लिया है, उस देश में नहीं जाना चाहता मैं जो मजहब के ऊपर बनाया गया है, ऑन फेथ, ऑन रिलीजन, ऑन आइडियोलॉजी। जो देश ऐसे पैदा किया गया है वो देश अभी सेलिब्रेट करेगा बहुत। जिन्ना साहब सेलिब्रेट करेंगे कि देखिए क्या उन्होंने करिश्मा पाया है, करिश्मा बिल्कुल क्या पाया है जी। पहली दफे एक एन इस्लामिक नेशन, अ फ्रेश न्यू इस्लामिक नेशन बीइंग बॉर्न लाइक दिस। मैं नहीं समझता कि ये बात चलेगी, देश चलेगा। वो देश जिसके अंदर हर जात, हर आइडियोलॉजी, हर मजहब के लिए जगह है, वो देश जो है शुरू में लगेगा हम सबको कि ये देश कैसे चलेगा, मगर वो देश चलेगा। तो मैं तो अपनी रेजिमेंट में रहना चाहता हूं, अपने पलटन में रहना चाहता हूं, अपने देश में रहना चाहता हूं। तो सोचिए, आज से 77 साल पहले भारत के उस मुसलमान ने यह कह दिया था कि इस्लाम के नाम पर बना देश कभी कामयाब नहीं होगा, और आज उसकी बात सही साबित हुई। आप देखिए, भारत में और पाकिस्तान में जमीन आसमान का फर्क है। कश्मीर में कितने लोग परेशान हैं। अच्छा। अगर देखिए, हम यहाँ यानी कि आज़ादी के साथ फिर रहे हैं, उसकी वजह ये है कि हमारा पाकिस्तान है। अगर वहाँ हम होते तो इतनी आज़ादी नहीं होनी थी पिछले दिनों में। क्या यहाँ हिंदूज को मुकम्मल फ्रीडम है? फ्रीडम है, आज़ादी है, वो मुकम्मल है। जिस तरह से हम लोग अभी तक 2024 चल रहा है ना, 24 में भी हम हिंदू मुस्लिम के तफरके में पड़े हुए हैं। दूसरी तरफ भारत के अंदर नजर डालें
तो दुनिया वर्ल्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भारत एजुकेशन और आईटी में हब बन चुका है। बन चुका है। और ये हम मैं हिंदू- ये मैं एग्री विद यू, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता तो हूँ। हम हिंदू मुस्लिम के तफरके में क्यों पड़े हुए हैं? ये हमारी सोच है। अब ये देखिए, हम तो कुछ नहीं कर सकते। जो प्लानर हैं वो उनको चाहिए कि वो हमारे लिए सोचे कि हमने कौम के लिए क्या करना है। देखा, टोपी ट्रांसफर फटाक से। अपनी सोच नहीं लगानी, अपना दिमाग नहीं आपके पास। इसीलिए तो डूब रहे हो तुम लोग यार, इसीलिए डूब रहे हो, तबाह हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। अकल नहीं आ रही तुम लोगों को, लगाओ अकल बे। और मुसलमानों पर पाकिस्तान में जुल्म नहीं हो रहा है क्या? बलूचिस्तान में जिन बेचारे हजारों युवाओं को अगवा कर लिया गया, जिनकी लाशें मिलती हैं, वो मुसलमान नहीं है क्या? पिछले 5 साल में कितने शिया मस्जिदों में ब्लास्ट हुए हैं पाकिस्तान में, और कितने शिया मुसलमान मारे गए हैं? क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? अभी पारा चिनार में 50 के करीब शिया मुसलमानों को मार दिया गया। किसने मारा? सुन्नी मुसलमानों ने मारा। क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? आप पिछले 5 साल में बताओ हमारे यहां कितनी मस्जिदों में ब्लास्ट हुआ है, जबकि ये मुसलमान देश भी नहीं है, सेकुलर देश है हमारा, हिंदू मेजोरिटी वाला देश है। कितने मस्जिदों में ब्लास्ट हुआ है हमारे यहाँ? आपके यहाँ तो 98% मुसलमान है, मुसलमान देश है, तब आपके यहाँ मस्जिद सेफ नहीं है। ब्लास्ट होते हैं, लोग मारे जाते हैं, शिया मुसलमान बेचारे मारे जाते हैं। है कोई जवाब इसका? नहीं, इसके बारे में तो हम नहीं बात करेंगे। जहां हमारी पैंट खुल जाती है, जहां पर हम नंगे हो जाते हैं, हम उसकी बात नहीं करते। मैं हूं ना नंगा करने के लिए। वो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे। अब मैं बहैसियत मुसलमान, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास वो वसाइल नहीं है कि मैं आपको चेंज कर सकूं या अपने इलाके या मुल्क को चेंज कर सकूं, कि मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वसाइल नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं। अभी आप देखें ना, सिर्फ ये चेंज करना है सर, इसके लिए किसी वसाइल की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ माइंडसेट, सोच आपकी बदलनी है, वो बदल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये टोपी ट्रांसफर मत करिए। दिक्कत यहां पर है आपके, और ये आपकी ही है चीज। ये भारत के अंदर गए हैं जो पाकिस्तानी, वो कितना खुश हो रहे हैं। जब वो भारत से पाकिस्तान आते हैं वो भी कितना खुश होते हैं। जी, यानी जी, इसी नफरत, जैसे आपने कहा कि भाई वहाँ हिंदू मुसलमानों पे जुल्म होता है, हाँ, और वो होता है, कहते बहुत हैं कि यहाँ पर हिंदुओं पे नहीं, मुसलमानों हमने पे जुल्म कभी होता नहीं है। किया। ये देखिए, आजाद है अकलियत जितनी भी है, ईसाई हैं, हिंदू हैं, वो सब लोग आजाद है। कभी हमने उनको मसले मसाइल हो जाते हैं, कभी कभार हो जाते हैं। इंडिया के अंदर भी हो जाते हैं। नहीं, लेकिन एक बड़ी वो पॉपुलेशन टॉर्चर बहुत ज्यादा करते हैं हमारे किस तरह से, मुसलमान किस पे। तरह से? वो देखो, हमने मीडिया पे देखा हुआ है, सोशल मीडिया पे कितनी कत्ल गारत पिछले दिनों में हुई है। ठीक हो गया ना? इंडिया में नहीं, किस जगह पर? वो मेरा ख्याल कोई एक कंट्री है पाकिस्तान, यानी कि मुस्लिम का, यानी कि वो है क्या नाम, सिटी, वहाँ। अच्छा, हाँ जी, लेकिन वो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं है मुसलमानों को वहाँ, जो हमारे यहाँ अक़लियत वालों को है। बिल्कुल सही। क्योंकि बीइंग मुस्लिम हम प्यार और चलिए, मैं आपको अब लगातार कुछ बातें सुनवाता हूँ। तकरीबन 5 साल की थी, मेरा फर्स्ट स्कूल एवर इन लाहौर ऑब्वियसली। तो स्कूल के अंदर एक फ्राइडे को एक चर्च मैस होता था, क्योंकि वो क्रिश्चियन स्कूल था, लेकिन जहाँ पे भी आप चले जाओगे तो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑब्वियसली यू विल हैव मोर मुस्लिम्स। तो आई वाज वो फ्राइडे मैस के अंदर है हम, और वहाँ से जब नेक्स्ट वीक मंडे आता है तो अदर 5 ईयर ओल्ड्स जो कि मेरी क्लास में थे, तो वो मुझे आकर कहते हैं कि मेरी, हमने तुम्हें फ्राइडे मैस में देखा था। एंड आई एम स्टैंडिंग ऑन दिस बेंच, रिसेस चल रही है, और आई एम जस्ट बीइंग माई 5 ईयर ओल्ड सेल्फ। एंड सो दे गो लाइक हाँ, तो मैंने कहा हाँ, एंड देन दे से कि तुम ऐसा करो कि तुम ना मुसलमान हो जाओ। तो अब नाउ आई डोंट नो व्हाट मुसलमान एंड क्रिश्चियन का डिफरेंस इज। तो मैंने कहा उससे क्या होगा, एंड दे गो लाइक कि ओ फिर तुम जन्नत में चली जाओगी। आई हैव नो क्लू ऑफ व्हाट जन्नत इज। And I say, okay, what do you do then? So they say the kalma, I recite it after them, and I remember I looked at myself that something would change. कि कुछ change हो जाएगा, अब शायद मैं कुछ बदल जाऊंगी और मैं जन्नत में भी चली जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा। And I said, कुछ भी नहीं हुआ। So I remember that incident so vividly उस दिन से अभी तक, और the last time that I was asked was a week ago कि यार तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती हो? Because it's so frequent. एक क्रिश्चियन कम्युनिटी के और बंदे हैं, वो अपनी बेटियों के लिए और उसके लिए क्या आपके पार्लियामेंट में बातें कर रहे हैं, रो रहे थे, जरा वो भी सुन लीजिए। जनाब स्पीकर, बड़े दुख के साथ ये बात करना चाहता हूं,
बहुत इक्वल राइट मिल चुके हैं हमें 75 साल में, बहुत ज्यादा मिल चुके हैं। एक तो हमें बड़ा इक्वल राइट मिला कि हमारी 15 साल से कम उम्र बच्चियों को इस्लाम कबूल करवाया जाता है। बड़े इक्वल राइट है जनाब। 12 साल की बच्ची को, महम को, पिछले हफ्ते डंडे के जोर पर इस्लाम कबूल करवाया गया। जब मैं थाने पहुंचा तो मुझे डीएसपी साहब कहने लगे कि जी इसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। जनाब स्पीकर, हाथ जोड़कर मिन्नत करता हूं, जब 18 साल से पहले कैसे बंदा इस्लाम से वाकफियत हासिल कर सकता है? एक बच्चा क्रिश्चियन कम्युनिटी में, हिंदू कम्युनिटी में, सिख कम्युनिटी में पैदा होता है, उसने अपनी क्रिश्चियन, हिंदू या सिख मां का दूध पिया है, उसने बचपन से लेकर अपनी जवानी तक अपने मजहब की तालीम हासिल की है। जनाब स्पीकर, वो कैसे हो सकता है कि 2 दिन में वो, उसको सिपारा भी नहीं आता, उसको कलमा भी नहीं आता, उसको हदीस भी नहीं आती, उसको कुरानी आयत भी नहीं आती। जनाब स्पीकर, वो कैसे मुसलमान हो चुकी? मुझे इस बात की कोई पता नहीं, आज तक नहीं समझ आई। जनाब स्पीकर, आज तक नहीं समझ आई। मैंने इस डीएसपी से कहा, इससे कहें कि मुझे पहला कलमा सुना दे, अगर ये सुनागी तो मैं मान जाऊंगा। जनाब 18 साल की उम्र से पहले तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता, शनाख्ती कार्ड नहीं बनता। जनाब स्पीकर, तो ये इतना बड़ा सर्टिफिकेट ना दिया जाए। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं सर, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बड़ा जुल्म हो गया हम पे। हिंदुओं के साथ क्या होता है, नहीं होता है, ये भी आपके पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है, ये भी सुन लीजिए। कुरान पाक में आज भी ला इकराह फिल दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुकुम वलिद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। सर जुल्म तो देखें, संग्रार में प्रिया कुमारी मुहर्रम के महीने में वो आजादारिन को उनके वालिदैन पानी पिला रहे थे। छोटी 6 साल मासूम बच्ची है, उसको अगवा किया जाता है प्रिया कुमारी को। अभी 2 साल गुजर गए, उसका पता नहीं। जनाब, पाकिस्तान का आइन मुकद्दस है, वो हमें इजाजत देता है। पाकिस्तान का आइन देता है कि यहाँ पर जितने मज़ाहिब के लोग हैं उनको अपनी तबलीग का हक हासिल है, मगर हम वो हक अभी इस्तेमाल नहीं करते। हमने किसी पर तबलीग नहीं की, गैर मुस्लिमों ने, हम नहीं करते। हमें कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आपका निजात आपके अपने मजहब में होगी, तो हमें जरूरत नहीं है, हमारी बच्चियां माले गनीमत नहीं है। जनाब आला, ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है, इस पर आप रूलिंग दे। अगर इक्का दुक्का मामले होते जनाब तो पार्लियामेंट में जाकर ऐसे चर्चे नहीं होते, समझे? हमारी पार्लियामेंट में बताइए किस मुसलमान ने जाकर ऐसे रोते हुए कहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है? घटनाएं इधर भी होती हैं उधर भी होती हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से, अपने एजेंडे के हिसाब से इसको बड़ा बता रहे हो और अपने वाले को छोटा बता रहे हो, ये चलेगा नहीं। और अब तो इंटरनेट का जमाना है, दुनिया देखती है कि क्या हो रहा है और दुनिया तय कर चुकी है कि कौन सही और कौन गलत है। दुनिया को पता है कि पाकिस्तान कितना बेगैरत है और भारत में कितना गैरत है, ये सबको पता चल चुका है। अब आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। ग्राउंड पर जो सबूत दिखते हैं, जो आपके देश की जमीन पर जो कुछ होता है, वो पूरी दुनिया देखती है, समझे? भारत में भी जो होता है, जो ग्राउंड पर दिखता है, वो पूरी दुनिया देखती है। आप खुद एनालिसिस करिए कि भारत की इज्जत पूरी दुनिया में ज्यादा क्यों है, पाकिस्तान की क्यों नहीं? भारत का बिजनेस क्यों पूरी दुनिया में बढ़ रहा है, आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है? भारत के लोगों का सम्मान पूरी दुनिया में क्यों है, आपके यहां आपका क्यों नहीं है? भारत की बात हर जगह सुनी जाती है, आपकी क्यों नहीं सुनी जाती? ये पैमाने हैं, ये बताने के लिए कि पाकिस्तान की औकात क्या है और भारत की औकात क्या है। और किसी की औकात अच्छी तभी होती है, बड़ी तभी होती है, जब वो अच्छा काम कर रहे होते हैं, समझे?
अब इसके आगे इस इंटरव्यू को सुनना ही नहीं है यार, बहुत हो गया मतलब इसकी। अरे उम्र दराज आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है, फिर भी इतनी जाहिलियत। आप कमेंट करके बताएं भाई, आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।